अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इससे पहले कि हम में से मज़ीद कोई बात करता, इंस्ट्रक्टर की तरफ से बुलावा आ गया। अगला पीरियड शुरू हो गया था। क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जेनिफर पूछने लगी, अब अपना तारुफ भी करा दें। मेरा नाम ज़ीशान है और मेरे साथी का नाम सरदार खान है। मैंने सरदार खान की तरफ इशारा किया, जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश रहा था। ज़ीशान, उसने अजीब से तलफ़्फ़ुज़ से मेरा नाम लिया। बस ऐसा ही कुछ कह लिया करो। मुझ में अपने नाम की मज़ीद मिट्टी पलीद करने का हौसला नहीं था। अगर मैं सिर्फ जी कह लिया करूं तो। उसने शौक नज़रों से मेरी जानब देखा। बदले में तुम भी मुझे जीनी कह लेना। मैंने कहाँ लगाया, नहीं, मैं सिर्फ जी कहूँगा। जी। वो आंखें मीचते हुए दिलरुबाना अंदाज में मुस्कुराई और कहा, डन। ये भी बता दूँ, जी हमारे यहाँ खुद से ज़्यादा मर्तबे वाले शख्स को असबाती जवाब देने के लिए कहा जाता है। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। वैसे मैं तुमसे सीनियर तो हूँ ना, आखिर को कैप्टन हूँ। और मैं भी जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर इंस्ट्रक्टर की जानिब मुतवज्जह हो गया था। जेनिफर मेरे और सरदार के दरमियान ही बैठ गई थी। 3 पीरियड्स के बाद आधा घंटा ब्रेक करने के लिए मिला। मैं नज़दीक ही था। मेरे और सरदार के अलावा बस चंद आदमियों ने चाय या कॉफ़ी के मग को हाथ लगाया था। अक्सरियत ने उम्मुल खबाइस का जाम थामने में दिलचस्पी ली थी। जेनिफर ने भी हमें कंपनी देने के लिए कॉफ़ी पीना पसंद किया था। दौरान गुफ्तगू वो पूछने लगी, मिस्टर जी, पहले पीरियड में तुम उस इंडियन से क्यों तनख हो रहे थे? जीनी का इशारा श्रीकांत की तरफ था। वो हमारी तालीम पर बब्ती कस रहा था। अंग्रेजी न जानने से तालीम का क्या ताल्लुक़ है? उसने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, यह बात कम अज़ कम तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती है। मैं समझना भी नहीं चाहती। मुझे तो बस याददाश्त बेहतर करने के तरीके बताओ, एक शर्त पर। वो मेरी खेज लहजे में बोली, शर्त सुने बगैर कम अज़ कम किसी खूबसूरत लड़की को हाँ नहीं करना चाहिए। कोई इतनी बड़ी या बुरी शर्त नहीं है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बस तुम अपनी खूबसूरती के राज खोल दो। याददाश्त बेहतर करने के तरीके मैं बता देता हूँ। जवाबन उसका मुतरन्नम कहा गूंजा। उस वक्त सामने बैठा राजपाल अपने साथी श्रीकांत को कहने लगा, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ मुसले ने लड़की देखी है वहीं रात टपकाने शुरू कर दिया। यह बात उसने हिंदी में कही थी। मैंने उसकी बात का बुरा माने बगैर जवाब दिया, सही कहा महाराज, और इसी वजह से ही तो तुम लोग हमें बहुत आसानी से फांस लेते हो। तुम हद से बढ़ रहे हो। राजपाल का गुस्सा ज़ाहिर कर रहा था कि उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। नहीं, मैं इत्मीनान से बोला, तुम अपनी हद अबूर कर रहे थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जगह वापस धकेलना ज़रूरी था। मेरा ख्याल है तुम लोगों के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई है। जीनी ने एकदम सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। इस दौरान सरदार खान ने अपना कोट उतार कर अपनी कुर्सी के पीछे लटकाया और अपनी आस्तीनें उड़सने लगा। गो उसने ज़बान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि देखने वाले खुद ब खुद समझ गए थे। मिस्टर खान प्लीज़। जीनी ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाना चाहा। वो उर्दू ही में जीनी से मुखातिब हुआ, इस खंजीर के बच्चा को ज़बानी बात समझ में नहीं आता बीबी। सरदार तुम बैठो, मैंने इन्हें इनकी ज़बान में समझा दिया है। मैंने सरदार को बाजू से थाम कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। श्रीकांत और राजपाल हमें खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर पड़ी हुई कुर्सियों की जानिब बढ़ गए थे। जी, तुम लोग एक दूसरे के इतना खिलाफ क्यों हो? मैंने पूछा। तुम लोग रशियन और चाइनीज़ के खिलाफ क्यों हो? ओके छोड़ो, तुम शायद नहीं बताना चाहते। मैंने संजीदा लहजे में कहा, बता तो दिया है। ओके, रूखे लहजे में कहते हुए वो वहाँ से उठ गई थी। यकीनन उसे रूस और चाइना का जिक्र पसंद नहीं आया। मैं भी उसे मनाने की बजाय सरदार की तरफ मुतवज्जह हो गया। यार सरदार, खुद पर काबू पाया करो। हम मैदान जंग या बॉर्डर पर नहीं हैं कि तुम फौरन लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हो। इन खिंजीरों को देखकर मेरा खून खोलने लगता है। सरदार का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर जगह भी तो देखी जाती है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हमें वापस भी भेजा जा सकता है। कितना दुख होगा हमारे सीनियर्स को। मालूम भी है हमें यहाँ भेजने के लिए कितनी रकम खर्च हुई है। माजरत खां हूँ ज़ीशान भैया,
آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے نادم ہو کر کہا۔ ٹریننگ کے میدان میں انہیں نیچا دکھا کر ہم اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، سردار خان نے پرعزم ہو کر کہا۔ اچھا چلیں، بریک ختم ہونے والی ہے۔ لوگوں کو کلاس روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ سردار نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میری تقلید کی تھی۔ ٹی بریک کے بعد انسٹرکٹر نے صرف ایک پیریڈ پڑھا کر ہمیں یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اگلے دن ہر سنائپر اپنے ملک کی آرمی یونیفارم میں ہو گیا۔ شام کو کوئی کلاس وغیرہ نہیں تھی۔ ہم دونوں ٹریک سوٹ ڈال کر پی ٹی گراؤنڈ میں چلے گئے۔ بڑا خوبصورت ٹریک بنا ہوا تھا۔ 400 میٹر کے ٹریک پر 20 چکر لگانے کے بعد ہم دونوں جم میں گھس گئے تھے۔ ایک اچھے سنائپر کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے صحت مند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں بلا کی قوت برداشت بھی ہونی چاہیے۔ سردار خان کی طرح جوشیلے سنائپر زیادہ دیر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، کیونکہ دوران مشن ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں ذلت امیز برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ساتھی کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر دم سادھ کر لڑنا پڑتا ہے۔ اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی سخت ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اور پھر بھوک پیاس کا تو سنائپر کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ سنائپر کی ٹریننگ کی شروعات کے ساتھ استاد اپنے شاگردوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وقت پڑنے پر بہت کم سنائپرز ان باتوں پر پورا اترتے ہیں۔ ہم جم سے باہر نکلے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ کمرے میں جا کر ہم نے نیم گرم پانی سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر شام کی نماز وہیں کمرے میں پڑھ لیا۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ایک بار پھر تمام سے ملاقات ہوئی۔ جینیفر مجھے شری کانت کے ساتھ گھومتی نظر آئی، مگر میرے لیے یہ بات کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ یوں بھی میں یوسف ثانی نہیں تھا کہ وہ میرے اطراف میں گھومتی رہتی۔ اتنی گپ شپ بھی اس نے جانے کس لیے کر لی تھی۔ سب سے بڑھ کر میں خود بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے حق میں نہیں تھا کہ کسی لڑکی کی قربت میں مجھ سے کوئی غلط کام بھی ہو سکتا تھا، اور پھر لڑکی بھی جینیفر جیسی جو لاکھوں میں ایک ہو۔ سب سے بڑھ کر اس وقت میں پاک آرمی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ گو اس علاقے میں عورت کی قربت کو غلط نہیں سمجھا جاتا، مگر میرا دین اور معاشرہ تو اس تعلق کو برا گردانتا ہے، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر حرام اور حلال ہر قسم کی خوراک دستیاب تھی۔ حلال کھانے والوں کے لیے برتن تک علیحدہ دستیاب تھے۔ حلال کھانے میں سبزی، چاول اور چکن کی ڈشیں بنی تھیں، جبکہ دوسروں کے لیے جو کچھ پکا تھا نہ تو ہم ان ڈشوں سے واقف تھے اور نہ وقفیات کا کوئی شوق تھا، اس لیے ہم اپنے کھانے کی جانب متوجہ رہے۔ ہم وہاں پر 10 مسلمان تھے۔ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہم سارے مسلم کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مسلم چاہے کسی بھی قوم، علاقے یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں، خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی اندیکھی ڈور انہیں آپس میں باندھے رکھتی ہے۔ کھانے کے دوران ایک بار پھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ مسئلہ سردار خان کے لیے تھا کہ اسے اردو اور پشتو کے علاوہ کوئی زبان بولنا نہیں آتی تھی۔ اس کے لیے مجھے ہی مترجم کے فرائض انجام دینے پڑتے تھے۔ کھانے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیے کہ دوسری خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ جینیفر بھی مجھے اکیلے ہی ایک سپورٹس کار کی طرف بڑھتی دکھائی دی، شاید وہ باہر کسی سے ملنے جا رہی تھی۔ یوں بھی اس عمر تک امریکن لڑکیاں درجنوں بوائے فرینڈ بھگتا چکی ہوتی ہیں۔ ہمارے کمرے کے اندر بھی ایک LED موجود تھی، مگر ہم دونوں کی دلچسپی سنیپنگ کے متعلق کتابوں اور سنیپر فلموں کے ساتھ تھی۔ ایک شیلف میں سنیپنگ کے متعلق مختلف کتابیں موجود تھیں، کچھ سنیپر رائفلز کے متعلق تھیں اور کچھ مختلف سنیپرز کے تجربات کے بارے میں تھیں۔ فلم دیکھنے کے دوران میں نے سردار کو کہا، آج کے بعد ہم پشتو میں گفتگو کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ خان صاحب کہ مجھے پشتو سیکھنے کا شوق ہے، اور اب ایک خان کی صحبت بھی میسر آ گئی ہے، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اس بارے میں مجھے استاد عمر دراز نے بھی تاکید کی تھی۔ استاد عمر دراز؟ ہاں، استاد عمر دراز۔ میں نے اسے استاد عمر دراز سے ہونے والی ملاقات کا حال بتا دیا۔ بڑے خوش قسمت ہو یار، میں بھی کہوں ایک دم تمہارا فائر مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے پشتو سیکھنا کسی فارغ وقت کے لیے مؤخر کر دیتے تو ٹھیک تھا،
कहीं समय पर ट्रेनिंग से हाथ न धोने पड़े। फिक्र न करो, मैं मज़िया लहजे में बोला, और वो कह कहा लगा कर हंस पड़ा। अगले दिन हम पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहन कर गए थे। तमाम अपने अपने मुल्क की यूनिफॉर्म में थे। पीरियड शुरू हुआ तो एक उधेड़ उम्र का शख्स सरदार खान और मेरे दरमियान आकर बैठ गया। वो तर्जमान था। इंस्ट्रक्टर की कही हुई बातें वो सरदार के सामने दोहराता गया। ब्रेक टाइम में मैं सरदार के साथ खड़ा टूटी फूटी पश्तो बोलते हुए उसे हंसा रहा था कि मुझे अपनी पीठ पीछे जेनिफर की शोक आवाज़ सुनाई दी। वो सोरन मंग से मुखातिब थी। वैसे नाम याद रखना वक्त का ज़िया ही है सोरन साहब। अब देखो ना, तमाम की छातियों पर नीम प्लेट लगी है। नाम पढ़ लो, यूं ही दिमाग खपाने का फ़ायदा। मुझे मालूम था कि वो ये सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रही है, मगर मैं उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सरदार से महवे गुफ्तगू रहा। उस दिन भी हमें 4 पीरियड्स पढ़ाई करना पड़ी। सहपैर को हम ट्रैक पर दौड़ रहे थे कि इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले क्लार्क और डोनाल्ड पास्को तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए हमारे करीब से गुजर गया। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद डोनाल्ड पास्को ने पीछे मुड़कर देखा और तंज़ अंदाज में मुस्करा दिया। यह यहूदी मुझे काफ़ी दफ़ा शरीकांत पार्टी के साथ बैठा हुआ नजर आया था। इनकी ऐसी की तैसी। सरदार खान ने अपनी रफ्तार तेज़ करना चाहिए, मगर मैंने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। उन्होंने इस रफ्तार से ट्रैक के 1 या 2 चक्कर लगाने हैं, भोले बादशाह, और हमने 5 किलोमीटर का फासला पूरा करना है। मैं 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा करूंगा और इन्हें आगे भी नहीं निकलने दूंगा। सरदार खान की पठानी हिस्स बेदार हो गई थी। यार, दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, स्नाइपर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे समझा बुझा कर उनका पीछा करने से रोक दिया और अगले चक्कर में वो दोनों ट्रैक से उतरकर जिम की तरफ जा रहे थे। देख लिया सरदार, बस यही इनकी प्रैक्टिस थी। वो हमें चिढ़ा रहे थे जीशान। सरदार का गुस्सा अब तक नहीं उतरा था, तो चिढ़ाते रहें। हमें ज़रूरत ही क्या है चिढ़ने की? ये कोई मुकाबला तो नहीं था ना। तुम्हारा तो हर बात में अलहदा फ़लसफ़ा होता है। कल उस खूबसूरत लड़की को भी खफा कर दिया था। अब वो हिंदुओं के साथ घूम रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें उसके खफा होने का गम है या उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर। मतलब मैं उसे कह दूं कि वो हिंदुओं के साथ ना घूमा करे, क्योंकि मेरे खान भाई को तकलीफ़ होती है, और अगर वो खुद को अकेला समझती है तो सरदार खान उसका अकेलापन दूर कर सकता है। वो झट बोला, यह भला कैसे मुमकिन है? चनारे बेगम मेरी जान को आ जाएगी। मेरी बाजी को क्या पता कि उसका शोहर अमेरिका में क्या करता फिर रहा है। वो मुझे सूंघ कर बता देती है कि मेरे दिल में क्या है। यानी आपके ख्यालात इतने बदबूदार हैं कि उनकी बू हमारी बहन फ़ौरन सूंघ लेती है। यार, मजाक उड़ाने की कोशिश न करो। मैंने यूं ही कह दिया था, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जवाबन में हंसकर खामोश हो गया था कि ज़्यादा बातें करने की वजह से हमारा सांस फूलने लगा था। उसी वक्त हमने जेनिफर को आते देखा। वो अकेली नहीं थी, उसकी अमेरिकन साथी केट वाटसन भी उसके हमरा थी। दोनों ने चुस्त पजामे पहने हुए थे। बेहिया औरतें। सरदार खान ने नाक भूं चढ़ाई। देख लो, तुम मुझे इनसे दोस्ती का मशवरा दे रहे थे। मैंने सरदार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं, जंग और मोहब्बत में हर काम जायज़ होता है। ये उससे मोहब्बत कौन करता है? वो फ़लसफ़ियाना लहजे में बोला, मोहब्बत ना सही, हिंदू के बच्चे से तो जंग है ना। सरदार, जानते हो तुम्हारी बातों से क्या नतीजा निकलता है? क्या? यही कि तुम खालिस और खरे पठान हो। वो खिफा से बोला, जीशान भाई तंज कर रहे हो तो और क्या करूं? तुमने इसके अलावा मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। वो देखो, काफिर के बच्चे भी पहुंच गए। सरदार खान ने दूर से आते शरीकांत और राजपाल को देखकर नफरत भरे लहजे में कहा, भाड़ में जाएं यार। सरदार को कहकर मैं अमेरिकन को देखने लगा। उनके पंजामे जिस्म का असल रंग छुपाने के अलावा किसी उज़ू को छुपाने की एहलियत नहीं रखते थे। आजकल तो खैर से पाकिस्तान में भी इस तरह के सेकेंड टाइट पजामे का आम रिवाज है, बल्कि हमारे लिबरल्स हम वतनों का पसंदीदा लिबास यही है। वो दोनों लड़कियां हमारी तरह जॉगिंग ही कर रही थीं, इसलिए हमारे बीच फासला बरकरार रहा था। शरीकांत और राजपाल ट्रैक के किनारे खड़े होकर उनके करीब आने के मुंतज़िर रहे।
जैसे ही वो दोनों उनके करीब पहुंचे वो उनके साथ कदम मिलाकर दौड़ने लगे। हमारा 20वां चक्कर मुकम्मल हो गया था, इसलिए हम जिम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो चारों भी शौक जुमलों का तबादला करते हुए जिम में दाखिल हुए। श्रीकांत ने हमें देखकर मैनिखेज लहजे में पूछा, क्या हाल है साथियों? वो गोया हमें यह जिता रहा था कि उसने जेनिफर को हमसे छीन लिया है। सरदार के कुछ कहने से पहले मैंने मुस्कुरा कर कहा, आजकल से कुछ बेहतर है कि ये बला सर से टली। श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को बला कहने का यही मतलब हो सकता है कि अंगूर खट्टे हैं। मैं सादगी से बोला, अब मुझे इसके ज़ायके का क्या पता, मैंने चखा थोड़ी है इसे। यूँ भी हम मुसलमानों का मिजाज इस बारे मुख्तलिफ होता है, हम किसी के बचे या फेंके हुए माल को मुँह नहीं लगाते। श्रीकांत ने मसनवी कह कहा लगाया, इसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मैंने भी कह कहा लगाकर उसका साथ दिया था। उसी वक्त जेनिफर ने राजपाल से हम दोनों की गुफ्तगू का मतलब पूछा। जवाबन राजपाल ने बगैर लिगे लिपटे रखे सब कुछ उसके गोश गुजार दिया था। उसकी बात सुनते ही जेनिफर लाल भपका होकर मेरे पास आई और गाली बकने लगी थी कि फिर न जाने क्या सोच कर रुक गई और लम्हा भर मुझे घूरने के बाद बिगड़े हुए लहजे में मुस्तफसर हुई, तुम्हारी गुफ्तगू का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कोई बात नहीं की कैप्टन, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। मिस्टर कांट को तो की है ना, उसने श्रीकांत के नाम का हुलिया बिगाड़ा। नहीं, श्रीकांत ने हमारा हाल पूछा और मैंने बता दिया कि कल से बेहतर है। बाकी वो खुद तुम्हारी ज़ात को गुफ्तगू में घसीट रहा था तो मेरा जवाब देना तो बनता था। मिस्टर जी अपनी हद में रहो। कैप्टन जेनिफर हिंसले, मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। अगर नाम लेना नहीं आता तो प्लीज़ मुझे मुखातब न हुआ करो। एक लम्हा वो मुझे घूरने के बाद एक्सरसाइज मशीन की तरफ बढ़ गई। सार्जेंट रेगनवाच हमसे थोड़ा दूर एक्सरसाइज कर रहा था। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड? हमारे दरमियान तलख कलामी सुनकर उसने मेरे नज़दीक आकर पूछा। नहीं शुक्रिया दोस्त, कैप्टन जेनिफर हिंसले को कोई गलतफहमी हो गई थी। ओके कहकर वो कंधे उचकाते हुए वापस मुड़ गया। रेगनवाज के वापस मुड़ते ही सरदार ने पूछा, ये क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही थी? मैंने शरारत से कहा, कह रही थी तुम्हारा साथी सरदार खान उसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। अब इतना भी पठान नहीं हूँ यार। क्यों, पठान होना कोई बुरी बात है क्या? तुम लोग पठानों को बेवकूफ़ समझते हो ना? बिल्कुल गलत है। ये किसने कहा है कि पठान बेवकूफ़ होते हैं? पठान तो गैरत, जुर्रत और बहादुरी का दूसरा नाम है। अलबत्ता उन्हें सादा कहा जा सकता है कि दिल में कोई बात छुपा नहीं सकते और जज्बात में ज़रा जल्दी आ जाते हैं। असल बात बताओ, मुझे टरकाने की कोशिश न करो, कमरे में जाकर बताऊंगा, यहाँ दुश्मन सुन रहे हैं। यह कहकर मैं पुशअप लगाने लगा। राजपाल और श्रीकांत ट्रैक सूट का ऊपर उतार कर भोंडे अंदाज में अपने मसल्स की नुमाइश में लगे थे, बिल्कुल आजकल की इंडियन फिल्मों के हीरोज़ की तरह, जो सीन की डिमांड न होने के बावजूद अपने मसल्स की नुमाइश पर बजीद नजर आते हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि फिल्मों में तो कैमरा ट्रिक या डमी के इस्तेमाल से ये मकसद पूरा हो जाता है। यहाँ इन दोनों के पास ऐसे कोई जिस्म मौजूद नहीं थे कि वो किसी अमेरिकन लड़की को मुतासर कर सकते। खैर, ये मेरी ज़ाती राय है। मश्क के इख्तिताम पर हम दोनों जिम से बाहर निकले थे। कमरे की तरफ जाते हुए मैंने सरदार खान को जेनिफर के गुस्से की बाबत बता दिया। एक बात कहूँ ज़ीशान भैया, मुझे लगता है यह गोरी तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी ले रही है। भला वो कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। यार सामने की बात है, वो कल से उन लोगों के साथ घूम रही है जिनसे तुम्हें नफरत है, और फिर छोटी छोटी बातों पर वो तुमसे उलझने की कोशिश कर रही है। ऐसा खामखा तो नहीं किया जाता। मुझे याद है कि चनारे बेगम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी होती थी। मुझसे लड़ना झगड़ना उसका हर रोज़ का मामूल था। अब देखो वो मेरी बीवी है। खान साहब साफ कहो ना, तुम मुझे मेरी बीवी के हाथों कत्ल कराना चाहते हो? वो चनारे बेगम तो नहीं है कि ऐसा सख्त कदम उठाएगी। भूल है तुम्हारी। ये जिन्स जिसे बीवी कहा जाता है शोहर नाम की मखलूक के लिए बराबर ख़तरनाक होती है। वैसे ज़ीशान भैया, मुझे तो चनारे का गुस्सा, उसका लड़ना झगड़ना, उसकी ज़िद बहुत याद आता है। यकीन करो, जो प्यार और मोहब्बत उसके गुस्से में होता है, इसके लिए परदेश में तरसता रहता हूँ। सही कहा।
मैं ठंडा सांस लेकर महीन की यादों में खो गया था। वो भी तो ऐसी ही थी। यकीनन सारी मोहब्बत करने वाली बीवियां ऐसी ही होती हैं। उनकी अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब हम उनसे दूर होते हैं कि चंद मिनट देर से घर लौटने पर वो किस किस तरह की जरा करती हैं। अगले दिन ब्रेक के दौरान मैं और सरदार एक तरफ खड़े होकर लेफ्ट पोलर साइड के मुतालिक तबादला ख्याल कर रहे थे। जेनिफर हमारे करीब खड़े जमील खान और सिकंदर अली खान के साथ आकर गप्पे हाँकने लगी। उन दोनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दोनों क्लीन शेव पठान थे। अंग्रेज़ी ज़बान पर उन्हें अच्छा खासा अबूर था। जेनिफर उनसे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने लगी। मैं सरदार का हाथ पकड़कर वहाँ से थोड़ा दूर हट गया। सरदार को वहाँ से दूर होने की वजह मालूम नहीं हुई थी क्योंकि जेनिफर की तरफ उसकी पुश्त थी। अलबत्ता जिस जगह पर हम जाकर रुके थे वहाँ जापानी लीजोना अपने साथी के साथ ऐसी ज़बान में बहवे गुफ्तगू थी जिसका एक लफ्ज़ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये दोनों इतनी खूबसूरत गुफ्तगू तो नहीं कर रहे कि तुम मुझे इतनी तेज़ी से यहाँ तक खींच रहे हो। सरदार तंज अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। खान भाई, लीजोना की मासूमियत तो देखो ना। मैंने बच्चों के से नक्श रखने वाली जापानी लड़की की जानिब उसे मुतवज्जे किया। लीजोना अपना नाम मेरे मुंह से सुनकर चौंकी और मुझे अपनी जानिब घूरता पाकर मुस्करा कर अदब से जवाब देने के अंदाज में झुक गई। मैंने भी उसके अंदाज में झुककर उसे आदाब कहा। उसका साथी और सरदार मेरे अंदाज पर हंस पड़े थे। लीजोना के मासूम चेहरे पर भी तबस्सुम खिलने लगा। हाय लीजोना, मैं ज़ीशान और ये मेरा साथी सरदार खान है। मैंने उसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो पुरतपाक मुसाफा करते हुए कहने लगी, थैंक यू ज़ीशान एंड थैंक यू सरदार। उसका साथी भी हमें खुश दिली से मिला था। उनसे मुसाफा करके हम उनके साथ ही रुक कर गपशप करने लगे। मैंने कंखियों से जेनिफर की जानिब देखा। वो हमारी जानिब ही मुतवज्जे थी। उसका रवैया मुझे उलझन में डालने लगा था। हर इंसान अपनी खूबसूरती के बारे में खुशफहमी का शिकार होता है। मैं भी अच्छा खासा खूबसूरत और पुरकशिश था, मगर वहाँ पर ऐसे मर्द मौजूद थे जो मुझसे खूबसूरत और कद्दावर थे। मैं तो शायद उनके अशरशीर भी नहीं था। दरमियानी कद्दो कामत, रंग भी हल्का सांवला, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा गंदमी कहा जा सकता था। अफगानिस्तान से आने वाले दोनों हजरत तो 6 फुट से भी निकलते हुए कद के थे। सूर को सफ़ेद रंगत और सेहतमंद जिस्म। बिलाशुबा मगरबी तहजीब में पली बड़ी इन औरतों के लिए वो आइडियल साथी थे। उन दो के अलावा भी वहाँ काफ़ी खूबसूरत मर्द मौजूद थे। इन तमाम की मौजूदगी के बावजूद जेनिफर का यूँ मुझ में दिलचस्पी लेना मुझे हजम नहीं हो रहा था।